गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ बोर्ड क्लास 12 की इनऑर्गेनिक और फिजिकल के बारे में बात कर रहे थे। तो उसमें हमने सबसे पहले जो है डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू किया था और इसके पहले एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, फिर एक दो प्रॉपर्टीज़ डी ब्लॉक की बताई गई, समझाई गई। तो जो बच्चे इसके पहले हमसे जुड़े थे इसके पहले वाली क्लास में, वो बच्चे जो है उसके आगे प्रोसीड करें और जितना पढ़ाया था उसको रिवाइज़ कर लें। और अब उसके बाद हम लोग डी ब्लॉक की जो बाकी प्रॉपर्टीज़ उसको देखेंगे और फिर अगर टाइम रहता है तो हम लोग एफ ब्लॉक को करते हैं। एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो भी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग है उसमें बात करेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अभी हम लोग डी ब्लॉक शुरू करेंगे। और आप लोग जब बैठें तो कोई बुक अगर हो तो उसको तो बाद में स्टडी के लिए रख लें, लेकिन अपनी रफ कॉपी, एक पेन, एक पेंसिल रख के और जब भी लेक्चर अटेंड करें किसी भी सर का, तो इसके पहले वाली जो क्लास है उसको आप लोग देख लीजिए कि उसमें हुआ क्या है, क्या पढ़ाया है। इससे आप क्या करेंगे, माइंड सेट हो जाएंगे। और जो आसपास चीज़ें हैं और इधर किया उधर किया, 24 आवर्स में आया अल्टरनेट अगर क्लास है तो 48 आवर्स के बाद अगर आप जुड़ रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप पिछला जो है रिवाइज कर लें। तो उससे क्या होगा कि चीज़ें जो है एक दूसरे से कुछ इंटर रिलेटेड होती हैं, जो टॉपिक में होती हैं, तो आपको समझ अच्छी तरीके से आएगा। और एक शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए जैसे कुछ चीज़ें हैं लिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है पूरा, तो आप क्या करिए कि उसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और जब आप फेयर नोट्स बनाने लगें या पीडीएफ में तो उसको चेक कर लें, और नहीं है तो उसको साइड में कहीं जो जानकारी वाली बातें, क्लू पॉइंट जो होता है उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि उसी क्लू पॉइंट से आपका जो बोर्ड का पेपर है वो सब छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें से पूछते हैं। भाई लॉन्ग क्वेश्चन तो बच्चा जानता है ये है, लेकिन जो ट्रिकी बेस होता है और ये जो चीज़ें होती हैं नॉलेज बेस या जो आपके किसी भी ब्लॉक के बारे में, से डी ब्लॉक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कोई रीज़न है, तो उसको आप हल्का सा नोट कर लें। तो आप एक माइंडसेट होके, ये नहीं कि आप ऐसे वीडियो की तरह कोई चीज़ देख रहे हैं और उसके बाद क्लास हो गई और आपका बैठना सुनना सब बेकार चला गया और हमेशा की तरह घर वालों को भी लग रहा है कि पढ़ रहे नहीं। आप अगर बैठ रहे हो या क्लास अटेंड कर रहे हो बोर्ड के पर्पज़ से, क्योंकि जो हमारे आसपास जो क्राइटेरिया है या जो अभी स्थितियाँ हैं, सिचुएशन है, उसमें बोर्ड के बच्चों को उस सब बारे में ध्यान ही नहीं देना है। उनको सिर्फ अपने यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम को देखना है, एनसीईआरटी पैटर्न, कि हमारे एग्ज़ाम में जो है हम कैसे बीट करेंगे, कैसे करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम तो एट एनी कॉस्ट होएगा ही, चाहे उसके लिए गवर्नमेंट 7-8 दिन किसी भी शर्त पे करके, लेकिन बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका जो है एग्ज़ाम होना ही है। तो बोर्ड के बच्चे बहुत सेंसिटिव से, बहुत लगन से, एक डर के साथ और एक तैयारी के साथ जो है पढ़ें। भाई इसी प्रयास के लिए जो है ब्राइट कोचिंग लुकरगंज में यादव सर ने जो है आप लोगों का शुरू किया है कि कम से कम हमारे 12th के जो बच्चे हैं जो यहाँ पढ़े हैं ब्राइट कोचिंग में, उनका किसी भी तरीके से लॉस न होने पाए। तो बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक प्रयास किया जा रहा है और थोड़ा जो है चीज़ों को एकदम सेलेक्ट करके पढ़ाया जा रहा है कि कुछ छूटने भी ना पाए और बच्चे उसको समझ के आगे बढ़ जाएँ। तो अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब शुरू करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, जो बची हैं उसको हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है। तो तैयारी करते समय ये भी पता रहे कि हमने क्या पढ़ा है, क्या बचा रह गया और कौन कौन से टॉपिक हमको क्लियर हैं, कौन सा रिपीट करना है, कौन सा रिवाइज करना है। तो स्टूडेंट के अंदर ये सेंसिटिव होना चाहिए। इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, आत्मचिंतन। ये स्टूडेंट के अंदर बहुत कम है। हमने पढ़ लिया, क्यों पढ़ा, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, फिर 12th के बाद जब कम्पिटिटिव हम एग्ज़ाम देंगे तो ये सब लेसन का कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए आपको डीपली पढ़ना है और सिस्टमेटिक पढ़ना है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पोर्शन है। डी एंड एफ ब्लॉक्स एलिमेंट।
और हमने इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि डिस्क्रिप्शन के लिए और पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज बताने के लिए और किसी भी ब्लॉक को पढ़ने के लिए कम से कम एक ग्रुप और एक पीरियड जो है हर बच्चे को लर्न होना चाहिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड एंड टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, ताकि हम जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन कर सकें, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी वैल्यूज़ बता सकें। तो कम से कम 1-2 पीरियड स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए और 1-2 ग्रुप याद होना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि हम उसको डिस्क्राइब कर सकें ठीक से बोर्ड में। अगर हम 3D ग्रुप की बात करें, सब ग्रुप 3D, और पीरियड इसका मिलेगा 4th पीरियड, उसमें एलिमेंट मिलेंगे आपको स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, और कॉपर का आप लोग पहले ही पढ़े होंगे, कॉपर 29 और जिंक 30। जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी ये एक्सेप्शन में आते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। इट्रियम है, उसके बाद स्कैंडियम है, इट्रियम है और लेंथेनम है और एक्टिनियम है, जिरकोनियम है और रदरफोर्डियम है और ओडियम है। ये 4D होगा और 5D एंड 6D। एक से दूसरे में जाएंगे तो 18 और इससे इसमें आएंगे तो 18 और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 32। ये आपने पढ़ा होगा 2, 8, 8, 18, 18 और 32। इस तरह से जो है पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज करता है एटॉमिक नंबर। खैर, अभी हम लोग बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की, वो भी किसको टारगेट कर रहे हैं, डी ब्लॉक्स की। जितना आप डी ब्लॉक को फोकस करेंगे, 1-2 प्रॉपर्टी छोड़ करके बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको एफ ब्लॉक में भी मिलेंगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन में कोई भी एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ पूछता है, अदरवाइज बोर्ड में आएगा नहीं, बोर्ड में सिर्फ डी ब्लॉक को ही फोकस करते हैं। एफ से 1-2 जानकारियाँ हैं, 1-2 चीज़ें उसको बता दी जाएंगी, वो पूछता है, लेकिन वो चीज़ें आप यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। डी ब्लॉक एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक लेसन और है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है जिसके साथ लिगेंड जुड़े होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, तो वो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो आपको ये डी ब्लॉक तो हम पढ़ ही रहे हैं, प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसके एलिमेंट्स के बारे में हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी चीज़ें जानते रहेंगे, तो खाली रूलिंग करके हम नेमिंग कर लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो डी ब्लॉक का वहाँ भी यूज़ होगा। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं फिर, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हम साइड में लिख दे रहे हैं, आप लोग उसको देखिए। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं, जिन्होंने इसके पहले वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया है वो उसमें से देख लेंगे, और हम भी अभी एक शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से बता देंगे। फिर बाकी जो प्रॉपर्टीज़ बची रह गई हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम लोग को पढ़ना है बेसिकली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियस,
आयनिक रेडियस, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आप लोग ध्यान से देखते रहिए और इन्हीं प्रॉपर्टीज को आप याद भी रखिए, जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, खास तौर पे जो डी ब्लॉक से मिलती हैं। और उसके बाद कलर्ड आयन इन कंपाउंड, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, और क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, और ऑक्साइड नेचर। तो दोस्तों हम लोग टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आएंगे। और बहुत ध्यान देने वाली बात है, बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके पास बहुत क्रूशियल टाइम है, ये टाइम कम भी बचा हुआ है अपने पास, तो जितना पढ़ाया जाए उसको आप रिवाइज करते रहिए। और जो टॉपिक चल रहा हो कम से कम एक बार उसको अपनी किसी बुक से, जो भी आप प्रिस्क्राइब बुक है आपके पास, उससे टैली करिए और टॉपिक को समझ के आगे बढ़ेंगे तो रिवीजन के टाइम में आपको बहुत कम टाइम में जो है आपकी बोर्ड की तैयारी हो जाएगी। कोचिंग एक प्रयास कर रही है, एक ऑफलाइन तो सब कुछ सेटअप था ही यहाँ पे, लेकिन ऑनलाइन आपके लिए सारी चीज़ें, सारे सेटअप डाले गए, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए और कोचिंग से जुड़े रहिए। और जो भी टॉपिक चल रहा है धीरे धीरे करके हम लोग पूरा का पूरा कोर्स पूरी लाइबिलिटी के साथ उसको ख़त्म किया जाएगा। तो इसमें हम लोग डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे थे, कुछ पॉइंट इसमें हो गए थे, जैसा कि डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो ये जाता है NH2। थोड़ा सा रिवाइज हम करवा दे रहे हैं, ये पॉइंट और आयनिक रेडियस, ऑक्सीडेशन स्टेट और आयनेशन एंथैल्पी, ये टॉपिक हो चुके हैं। फिर भी हम जो बच्चे आज जुड़े हैं या जो बच्चे अभी जुड़े हैं, और उन बच्चों के लिए हम थोड़ा सा इसको जल्दी से बता के फिर इन टॉपिक को क्लियर करेंगे। जहाँ डबल एरो है, सिंगल एरो वाले टॉपिक हो चुके हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में आप उसको देख लीजिएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 आउटर मोस्ट शेल को शो करेगा, और उससे ठीक पेनल्टीमेट शेल जो होगी वो कहाँ पर आएगी, N-1 D 1 to 10। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। D में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और उसके बाद का जो S ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके होंगे। एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए N+L रूल से एनर्जी लेवल जो है वो D का ज़्यादा होता है, तो क्या कहते हैं, NH2 पहले भरा जाता है अबव प्रिंसिपल में, और D ऑर्बिटल बाद में भरा जाता है। लेकिन आउटर मोस्ट शेल आपका क्या होगा, NH2 होगा, और उससे ठीक पेनल्टीमेट शेल क्या होगी, N-1 D 1 to 10 होगी। जैसे कि अगर आप इसको भरेंगे स्कैंडियम में, तो स्कैंडियम में आपको मिलेगा लास्ट ऑर्बिटल हो जाएगी NH2, और उसके ठीक पहले का ऑर्बिटल हो जाएगा आपका 3D1। ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसका आप लोगों ने किया है फर्स्ट ईयर में कि इसमें हो जाएगा 3D4 और NH2। और एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए अगर D सब शेल में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि क्रोमियम और कॉपर में, तो एक इलेक्ट्रॉन S सब शेल का जंप करके D में आ जाता है, ये 3D5 हो जाएगा और NS1 हो जाएगा। कॉपर का अगर हम भरेंगे तो ये आएगा 3D9 and 4S2। कहने का मतलब है कि
जो भी n का नंबर होगा उससे एक कम कर देंगे, d मिल जाएगा, और d में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन वेरी करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा इसका। एटॉमिक रेडियस के बारे में अगर बात करेंगे तो हम लोगों ने पढ़ रखा है किसी इन एनी पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर पर्टिकुलर ऑर्बिटल में खाली इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, ऑर्बिटल इंक्रीज नहीं करती है। ये हमने एक जनरल कैरेक्टर पढ़ रखा है, एस और पी में इसका हमने एप्लीकेशन भी देखा है फर्स्ट ईयर में, कि किसी भी पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो पर्टिकुलर, और जैसे यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो 4s तक जाएगा मैक्सिमम, 3d में ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे, यहाँ 3d 1 है और यहाँ जिंक में 3d 10 हो जाएगा, लेकिन ऑर्बिटल तीसरा ही रहेगा यहाँ पे d का, और नई ऑर्बिटल नहीं बनेगी। पर्टिकुलर ऑर्बिटल में खाली इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पे जो इफेक्टिव चार्ज है वो इंक्रीज करेगा, और जो हमारी ऑर्बिटल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। तो ये हम लोगों ने एस और पी के लिए पढ़ रखा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर पर्टिकुलर ऑर्बिटल में खाली इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ऑर्बिटल नहीं बढ़ती, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, कक्षाएं सिकुड़ जाती हैं, और एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर इन एनी पीरियड क्या होता है, डिक्रीज करता है, घटता है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा नहीं है। इसमें होता क्या है, आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं। जो बच्चे इसके पहले वाली क्लास में जुड़े थे, हमने उनको क्लास में बोला था कि जब तक क्लास में बैठे रहो 2 टॉपिक को आप सोचते रहो कि डी ब्लॉक के अंदर खास बात क्या है, कि डी ब्लॉक में आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं। आउटर मोस्ट 2 शेल्स क्या होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं, और उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये 2 जब तक आप क्लास में बैठे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। और अगर कोई लड़का इसको देख करके उसका एप्लीकेशन सीख जा रहा है तो जितने कैरेक्टर, जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से 80-90% प्रॉपर्टीज़ की ग्रिप में आ जाएंगी। लेकिन जब तक आप क्लास में बैठे हो, ध्यान आपका भटकता हो इधर उधर, तो तुरंत आप इन 2 चीज़ों पर फोकस करो। इससे क्या होगा, आपको ये सारे टॉपिक एक बार में समझ में आ जाएंगे। हम बताते हैं अभी। डी ब्लॉक में आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होती हैं, और डी सब शेल के ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सारी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक की जो है ये इन्हीं 2 पॉइंट पर डिपेंड करती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंटरमीडिएट में हिंदी इंग्लिश दोनों बराबर तरह से आपको समझ में आना चाहिए। टेक्निकल लैंग्वेज होती है, उसमें लैंग्वेज में कोई वो नहीं रहता है, समझने की बात है। डी सब शेल के ऑर्बिटल्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर, कुछ को छोड़ के। तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनके बिहाफ पे आपको ये सारे पॉइंट एक बार में समझ में आएंगे। अब जैसे दूसरा पॉइंट था एटॉमिक रेडियस। अभी हम बात कर रहे थे कि डी ब्लॉक एलिमेंट में आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं और डी सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तुरंत उसका एप्लीकेशन आ गया। एटॉमिक रेडियस बताने में भी इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे हम। देखिए कैसे। ये हमने मान लिया कि एस सब शेल है डी ब्लॉक का, और ये उसके पेनल्टीमेट शेल का डी सब शेल है। न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा, अट्रैक्शन, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें लगेगा, और जो ऑर्बिटल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, डी ऑर्बिटल में, डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अभी यहां पर लग रहा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक, प्रभावी नाभिकीय आवेश। हमारी कोचिंग के जो बच्चे हैं वह आपके लिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, अभी ये काम कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे इनके बीच में रिपल्सन काम करने लगेगा, प्रतिकर्षण काम करने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, सेम चार्ज होता है। रिपल्सन की वजह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएंगे और डी में बढ़ते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन
जो डी सब शेल में है इन दोनों इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और जो ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्रेड कर जाएंगी, फैल जाएंगी और एटॉमिक रेडियस क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन शुरू में ये क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर इसका ग्राफ बनाएं हम तो आप देखेंगे शुरू में जो है एटॉमिक रेडियस कम होगा क्योंकि डी में जो है इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो यहाँ तक जाएगा लगभग आयरन तक, उसके बाद आयरन से कोबाल्ट निकल तक जो है ये इक्वल रहेगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और रिपल्सन दोनों के बीच में बराबर काम होता है। लेकिन जब लास्ट के 2 ऑर्बिट में हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम नंबर पे रहेगा 9 और 10, तो रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा जिससे एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो क्लियर हुआ ये चीज़ कि डी ब्लॉक में हमारे पहले जैसे हमने 11th में पढ़ रखा है कि इन एनी पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस आर डिक्रीजेस। लेकिन जो है यहाँ पर क्या होगा कि डी ब्लॉक में शुरू में तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर लगभग समान रहेगा, इक्वल रहेगा, उसके बाद स्लाइटली जो है थोड़ा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें थोड़ा चेंज होते रहते हैं, ये नीचे आएगा और फिर हल्का सा ग्राफ इसका ऊपर चला जाएगा। तो ये बात है एटॉमिक रेडियस की कि डी ब्लॉक में शुरू में जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है, ऑर्बिटल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, रेडियस डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और प्रतिकर्षण बल दोनों बराबर होगा जैसे कि यहाँ पर, तो उसमें चेंज बहुत कम होगा। लेकिन जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा और शुरू में डिक्रीज होगा। और यही पूरी चीज़ जो है आयनिक रेडियस के लिए भी अप्लाई होगी। अब अगला पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट करता है डी ब्लॉक एलिमेंट। उसका रीज़न ये है कि जब इसका फिर से वही बात आई जो हमने आपको बताया पहले कि जिन बच्चों को एकदम ही नहीं समझ में आया है या फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है या भूल गया है, तो आप ये देखिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है, इसके पहले 11th में तो पूरा चैप्टर था, यहाँ तो ब्लॉक पढ़ाया जा रहा है। तो उसमें हमने बता दिया कि 2 ही शर्तें हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होता है और डी सब शेल में ऑर्बिटल्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो फिर से ये दोनों चीज़ अगर हम अप्लाई करते हैं तो आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट हैं, जैसे कि स्कैंडियम में उनका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या जा रहा है, NH2 आउटर मोस्ट शेल का, और पेनल्टीमेट शेल का क्या जा रहा है, उससे ठीक पहले के शेल का 3D1। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो ये अपने आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है और ज़रूरत पड़ने पर ये आउटर मोस्ट शेल के, क्योंकि 2 कोष जो है इनकम्प्लीट है, 2 शेल इनकम्प्लीट हैं, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी शेयरिंग में जा सकता है और ये +2 +3 2 वेरिएबल वैलेंसी दिखाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो जाएगी +2 एंड एक में हो जाएगी +3। इसी तरह से दोस्तों इसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इसके पहले वाली क्लास में, लेकिन जो बच्चे आज जुड़े उनको बता दें, यहाँ से आप ले लीजिएगा पूरा सबका निकाल करके। अब जैसे आयरन का हम निकाल रहे हैं 26 Fe, तो इसका लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s2 और 3d6। अगर इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो ये +2, देन एक यहाँ से ले लेंगे +3 +4 +5 शो नहीं करता है, +6। तो इस तरह से जो है आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है चेंज होती रहेगी। उसका रीज़न फिर से वही है कि आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं और उनमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉपर का जैसे बात करें 29 कॉपर, तो एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए एस सब शेल का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ जाता है दोस्तों, डी सब शेल में आ जाता है, ये 3d9 3d10 हो जाता है। तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या हो जाएगी +1, और अगर इधर से आते हैं तो क्या हो जाएगी +2। ये 2 तरह की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +1 और +2। इसी तरीके से हमने सबका निकाल के दिखाया था। और इसके पहले का जो टॉपिक है आयनेशन पोटेंशियल, इतने टॉपिक हो चुके थे, उसका लास्ट वाला हम डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ आप लोगों के लिए जो आज जुड़े हैं या आज हमारे साथ क्लास कर रहे हैं और जो लड़के ऑनलाइन जुड़े हुए हैं,
तो उनके लिए है, नहीं तो ये टॉपिक हो चुके थे, इसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था। खैर, अगला पॉइंट है आयनेशन पोटेंशियल। अभी आपने डिस्कस किया कि इन एनी पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है। और 3D की बात करें, 4D या d ऑर्बिटल d सबशेल की बात करें, तो इसमें शुरू में क्या करता है, डिक्रीज करता है, फिर उसमें कोई चेंज नहीं होता है, फिर आगे चल के क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अगर हम बात करें आयनेशन एंथैल्पी की, तो आयनेशन एंथैल्पी वो हमारे साइज से क्या होती है, इन्वर्स फंक्शन में होती है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, अच्छा आयनेशन एंथैल्पी होती क्या है, पढ़ा होगा आप लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में 11th में, नहीं पढ़ा है तो आधी लाइन की डेफिनेशन है, हम बोल दे रहे हैं। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने में जो एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करके निकालने में जो एनर्जी लगती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहां पर लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो साइज के बारे में हमने क्या कहा, साइज पहले डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है, फिर इक्वल रहता है, फिर ज़्यादा चेंज नहीं होता है, फिर आगे चल के क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करेंगे तो ये इनवर्स में होता है किसके, साइज के। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है, यानी जो साइज है वो छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अगर साइज छोटा होता है तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगा और उस पास में आए हुए इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो जेफ है वो बहुत बढ़ जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा और रिपल्सन भी काम करेगा, जो ऑर्बिटल्स हैं वो फैल जाएंगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। जब साइज बढ़ जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या है, वो कम हो जाएगी। तो ये चीज़ है और ये होता है प्रोपोर्शनल टू जेफ। जेफ बट इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और इसमें इनवर्स प्रोपोर्शनल है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, साइज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, तो हमारी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था। और अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन है, कोई पॉइंट ऐसा है कि सर आपने इसको एक्सप्लेन किया, ये नहीं, ये इसको एक्सप्लेन किया, ये कैसे किया, ये नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा, सेम एज इट इज़ थ्योरी है, खाली वो आयन उसमें आ जाते हैं। बाकी ऑक्सीजन स्टेट क्यों वेरी करती है, आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं और डी सब शेल में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर से अगर यहाँ पे कुछ हमारा जंप कर रहा है, स्लिप कर रहा है, स्किड कर रहा है दिमाग से, तो आप ये सिंपल वे में जो है, जो बोर्ड के बच्चे हैं, अपने याद करने के लिए सारे पॉइंट ये याद रखें कि सर ने ये बताया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को अगर एक्सप्लेन करना है खुद से, वैसे तो डीपली बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप मोटे मोटे तौर पे जो है इस चैप्टर से जुड़ने के लिए इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ इन 2 पॉइंट में आके टिक जाएंगी कि डी ब्लॉक में आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं और डी सब शेल में के ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब आया दोस्तों आज का टॉपिक। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है कलर्ड आयन बनाते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, उसका रीज़न क्या है। तो पहले हम ये रब कर देते हैं, इसमें से कुछ ज़रूरी हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ख़ास तौर पे अगर बहुत आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं पूरा, तो कम से कम इस पॉइंट को ज़रूर नोट कर लें कि यहाँ पे जो जेफ लगेगा वो यहाँ से शो करेंगे और आप इस चीज़ को बना लीजिए और ये पॉइंट लिख लीजिए। ये पूरी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, 4 पॉइंट एक साथ आ जाएंगे। सिर्फ आप एक छोटी सी चीज़ नोट कर लीजिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज मीन्स एटॉमिक रेडियस एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जहाँ हमने 2 जगह टिक लगाया, आप इसको नोट कर लीजिए, तो इसको हम रब कर दें फिर। ठीक है, वैसे भी हर क्लास में जो है 11th 12th का जो बच्चा है, हर क्लास में एक पेंसिल, पेन और रफ कॉपी लेके बैठा करे।
मिटा दें, इसको हम रब कर दे रहे हैं। सिक्स पॉइंट देखिए आप लोग, और यहाँ देखते जाइए क्या की चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हुई है, नहीं हुई है, स्लिप कर रही है, तो आप उसको थ्योरी से पढ़िए और जो भी बुक प्रेस्क्राइब है उस बुक को लेके साथ में चलिए। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डी ब्लॉक ये प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको याद भी कर सकते हैं, इनके पॉइंट याद कर सकते हैं, और कुछ वैल्यूज दी है कि आयनेशन पोटेंशियल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये है। वैल्यूज कोई माने नहीं रखती है, असल है आपको समझ में कितने आया। और ये पूछता है कि लेफ्ट टू राइट या 3-4 एलिमेंट दे देगा और पूछेगा कि इसमें बताइए डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। तो किसी बच्चे को अगर एग्जाम्पल के लिए हमने बता ही दिया कि 1-2 पीरियड और 1-2 ग्रुप याद होना चाहिए आपको, तो उसमें वैल्यूज तो कभी नहीं पूछता है कि इसकी वैल्यू बताइए लेफ्ट टू राइट क्या जा रही है, वो तो हम लर्न कर लेते हैं और 1-2 जो आसान उसको लर्न कर लें। अदरवाइज जो है खाली इसकी थ्योरी और बाकी जो चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए कि इन प्रॉपर्टीज़ की पहली बात तो डेफिनेशन मालूम होना चाहिए जो फर्स्ट ईयर में आपने सीख लिया है। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट में ये कैसे चेंज होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, उसको आप समझ लीजिए। तो ये कलर्ड आयन बनाते हैं, उसका रीज़न ये है कि डी ब्लॉक ऑर्बिटल में 5 डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। TYZ, DZX, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। जब किसी भी डी ऑर्बिटल के एलिमेंट को, ये हाइपोथेटिकल है, ये वहाँ रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन किसी भी एनायन, किसी भी नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में या उसके इफेक्ट से या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 2 बातें ध्यान में रखिए कि डी सबशेल जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो किसी एनायन के प्रेजेंट में, नेगेटिव आयन के प्रेजेंट में, या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो उसके प्रेजेंट में जब ये रहते हैं या उसके इफेक्ट में जब आते हैं तो इनकी 2 ऑर्बिटल्स होती हैं, उनमें एनर्जी लेवल का डिफरेंस आ जाता है। और इस तरह से बताया आपको 1 2 3 4 5 एक हायर एनर्जी लेवल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, और उसी का 3 ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लेवल कम होगी dxy, dyz एंड dxz या zx। इसका जो लेवल होता है उसको बोलेंगे T2G ग्रुप और ये होता है EG ग्रुप। इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो जंप करके चला आता है किसमें, डी के ही सबशेल में, लेकिन हायर एनर्जी लेवल पर आ जाता है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ से यहाँ तक आने में वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, यानी डी ब्लॉक सबशेल में आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं, बाहरी शेल और पेनल्टीमेट शेल, और उसमें जो डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके जो डी के ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी लेवल डिफरेंट होती है। उसमें 2 हायर एनर्जी लेवल पे होते हैं EG और जो 3 जो है लोअर एनर्जी लेवल पे होते हैं T2G। इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके जब यहाँ मूव करता है, वो इंटरनल है, स्प्लिट करता है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि डी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल डिफरेंट होती है, तो उसके अंदर एक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। वो कैरेक्टर क्या है कि विजिबल लाइट से डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो विजिबल लाइट से कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो हमने आपको थोड़ा आगे का बता दिया कि जो है, जो बच्चे जिनका लेवल थोड़ा अच्छा है समझने की कोशिश करिए, बाकी लोग भी समझिए कि वो इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा जब, तो विजिबल लाइट से वो लाइट क्या करता है, उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है
और विजिबल लाइट में आपको मालूम है कि जो 7 कलर्स होते हैं उनमें से जो कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लाइट, जो कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा वो नहीं दिखाई देगा, और जो कलर या जितने कलर हमारे रिफ्लेक्ट होंगे वहाँ से निकलेंगे वो कलर की वो चीज़ दिखाई देगी। यहाँ पर ढेर सारे कलर निकलेंगे तो उनका जो मिक्सचर होगा उसकी जो वेवलेंथ बनेगी उसका हमारा क्या दिखाई देगा, वो मेटल उस कलर की दिखाई देगी। तो इसमें शर्त है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फिर से वही बात आके टिक गई जो हमने लेसन के शुरू में बताया आप लोगों को कि जब तक क्लास में बैठे हैं हमारे यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, जो 12 के बच्चे डी ब्लॉक को अच्छे से समझना चाहते हैं और जिनको कुछ पॉइंट समझ में आ गए हैं, आप याद रखिए कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ अप्रॉक्सीमेट इन्हीं 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं और डी सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो उसमें जैसे हम बात करें कि कॉपर की, Cu+ की या स्कैंडियम की बात करें, तो स्कैंडियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, सबको पता है कि आउटर मोस्ट शेल क्या है 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और जिस एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो उतना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये छोटे बच्चों को बताया जाता है कि देखो बेटा प्लस उसमें इसलिए है जो जितना इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होते हैं, उसके ऊपर उतना पॉजिटिव आ जाता है, और जो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो स्कैंडियम के ऊपर +3 है, मीन्स इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। निकालने का सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर उससे पेनल्टीमेट शेल का इलेक्ट्रॉन निकलता है, तीनों यहाँ से निकल गए। तो स्कैंडियम की जो ऑर्बिट है वो डी ऑर्बिट खत्म हो गई और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, ऑर्बिट में जो एक था वो भी निकल गया। तो ये क्या हो जाएगा, रंगहीन, कलरलेस। ये विजिबल लाइट के अकॉर्डिंग कोई बिहेवियर नहीं दिखाएगा। अगर Cu+ की बात करें तो 3d10 और 4s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, इसके ऊपर एक चार्ज है, तो d10 में तो 10 इलेक्ट्रॉन है डी सब शेल में, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल का डिफरेंस नहीं होएगा। और विजिबल लाइट में से कुछ लाइट इसमें जो अलग अलग एनर्जी लेवल है उस पर ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे, सेम एनर्जी लेवल होगा, सारे कलर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है Cu+ आयन, अक्सर लड़के जो है Cu+ और Cu++ ऐसे ही जो है अंदाज उसको मार देते हैं और कहते हैं कि अरे सर वो ब्लू होता है। नहीं, Cu+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा, कलरलेस, रंगहीन, कलरलेस। लेकिन अगर इसका दूसरा आयन देखें, क्योंकि ये वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकल जाए तो 3d9 हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और 4s1 और 3d10 अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये 3d9 हो जाएगा और 4s1 तो निकल ही जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, नीला। यानी इसके आयन क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन में ब्लू कलर से शो करेंगे। और इसी तरह से Fe+3 है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये येलो हो जाएगा। और मैग्नीज है, ये पिंक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट है रंगीन आयन क्यों बनाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं और डी सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल का डिफरेंस आ जाता है, और इस डिफरेंस की वजह से डी ब्लॉक के अंदर स्प्लिटिंग होती है और इसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, एक वर्ड में अगर याद रखना हो आपको जो हमने बताया, अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप याद रखिए डी ऑर्बिटल का डी ऑर्बिटल से ट्रांजिशन होता है, और इस ट्रांजिशन की वजह से लोअर एनर्जी लेवल से जब हाई एनर्जी लेवल पर जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, और एब्जॉर्ब हो जाने की वजह से वो विजिबल लाइट का कुछ पार्ट खींच लेती है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करती है। जिस पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगी वो दिखाई देगा या उसके मिक्सचर का कलर दिखाई देगा। ये भी हो गया हमारा। और नेक्स्ट पॉइंट है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, अनुचुंबकीय गुण। डी ब्लॉक एलिमेंट अनुचुंबकीय गुण दिखाते हैं। पहली लाइन तो यही इस्तेमाल कर लो, इनके आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं और डी सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो दे वांट्स टू पेयरिंग, वो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग चाहते हैं, जिसकी वजह से वो उनके अंदर क्या आता है, अट्रैक्शन आ जाता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या दिखाते हैं, चुंबकीय गुण दिखाते हैं।
और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में क्या होते हैं, वो आकर्षित हो जाते हैं। बात में आ रही है। अगर पूरा डी सब शेल कंप्लीट रहेगा तो उसके अंदर ये कैरेक्टर नहीं आएगा, वो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो अनुचुंबकीय गुण में इसकी इंग्लिश होती है पैरामैग्नेटिक। अक्सर बच्चे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में जो है गड़बड़ी कर देते हैं, मैं भी बहुत भूल जाता था। और वैसे जो है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो 3 तरह की होती है, बेसिकली 4 तरह की होती है, 3 हम बता देते हैं। और प्रतिचुंबकीय जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, इफेक्टिव नहीं होते हैं बल्कि उससे दूर जाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। और एक होता है फेरोमैग्नेटिक, वो इसी में आता है लेकिन उसको कुछ बुक्स में अलग से दिया है, आप चाहे तो उसको तीसरा बना सकते हैं, लेकिन 2 पे फोकस करिए, अनुचुंबकीय गुण और प्रतिचुंबकीय गुण, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर एंड डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। डी सेक्शन में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करेंगे, अपनी पेयरिंग चाहते हैं, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या हो जाएंगे, ये उसके अकॉर्डिंग अट्रैक्ट हो जाएंगे। और फेरोमैग्नेटिक ये है कि जब यही अट्रैक्शन यानी किसी भी डी सबशेल के आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में उनका आकर्षण उस प्रभाव की तरफ अगर होता है तो उसको पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कहते हैं। अब इसी को आप तीसरा बना लीजिए, 1 2 चाहे तो इसको तीसरा लिख लीजिए। अगर ये स्थायी हो जाए, स्टेबल हो जाए, परमानेंट हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक। जैसे कि आप लोगों ने, हर बच्चे ने कम से कम चुंबक खेला होगा बचपन में, और अब तो जनरेशन मोबाइल ही खेल रही है। खैर, फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है उनकी, और अनुचुंबकीय गुण उसमें परमानेंट होता है, यानी चुंबक जो है वो उस प्रभाव को उसमें मौजूद रहता है। वो अगर ऐसा आ जाए तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर, फेरोमैग्नेटिक, और इस कैरेक्टर को बोलेंगे फेरोमैग्नेटिज्म, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर। और एक प्रतिचुंबकीय होता है जिसमें ऑर्बिटल पूरे भरे होते हैं, जैसे कि जिंक में 4s2 और इसमें 3d10, तो इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। ये आयरन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, आयरन करेगा, क्रोमियम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय गुण है उसमें 3 होते हैं, अनुचुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय गुण और फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर। उसका रीज़न आप बताएंगे, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होते हैं, चुंबकीय प्रभाव में अट्रैक्ट होते हैं ताकि उनकी पेयरिंग हो जाए, और अगर ये प्रभाव परमानेंट होता है तो उसको फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर कहते हैं, और अगर ये प्रभाव इसके अगेंस्ट चला जाए, यानी आउटर मोस्ट शेल, आउटर में डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं, तो वो चुंबकीय प्रभाव में जो है वो आकर्षित नहीं होएगा, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय गुण, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। और आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की सहायता से अगर इसकी वैल्यू निकालना हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा हमारा, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यूएस हो जाएगा √n+2 bm, बोर मैग्नेटन, यूनिट है इसकी
नोट कर लीजिए इसको। तो जो बच्चे अभी जुड़े हैं या जिनको अभी जो हमने बोला नहीं समझ में आया, तो खाली आप इतना याद रखिए कि डी ब्लॉक में आउटर मोस्ट सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग चाहते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर अनुचुंबकीय गुण आ जाता है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाता है। जिनके आउटर मोस्ट शेल भरे हुए हैं जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी, मैंने इसको अलग से लिखा भी है, अगर उनके अंदर ऑर्बिटल आउटर मोस्ट शेल में 3d10 होते हैं, एडमिट इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो वो मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं शो करते हैं। लेकिन जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं, और उसको आप जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की सहायता से उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें जैसे यहाँ पर हमने बताया था नोट करने के लिए, यहाँ नोट करने वाली दो चीज़ें हैं, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला और एक मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए। इसको नोट कर लीजिए, जिसको हम हटा दें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी आप लोगों ने फोकस किया कल की क्लास के बाद, इसके पहले की जो क्लास थी उसके बाद आप लोगों ने आज क्या पढ़ा, रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, अनुचुंबकीय गुण क्या होता है। रंगीन आयन इसलिए बनाते हैं कि उसमें एनर्जी लेवल्स स्प्लिट कर जाता है, सरफेस अलग अलग मिलते हैं, विजिबल लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करता है। जिस पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगा वो या उसका मिक्सचर उस मेटल का या उस तत्व का क्या बनाएगी, रंग बनाएंगी। इसमें कंप्लीट था तो रंगहीन रहा, इसमें भी कंप्लीट हो गया, डी ऑर्बिटल में नहीं रहा इलेक्ट्रॉन तो वो भी रंगीन हो गया, Cu++ नीला, और ऐसे बाकी आप बुक में दिया है और देख लीजिए, असल तो समझने की भी चीज़ है। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, रब कर दें इसको। इसका रीज़न क्या है, डी ट्रांजिशन। इसको क्या बोलेंगे, फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, T2G लोअर एनर्जी लेवल, EG हाई एनर्जी लेवल। उसमें होता क्या है, ऐसा होने में वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और वही एनर्जी वो कहाँ से गेन करेगा, हमारे दृश्य प्रकाश से, विजिबल लाइट से। और जिसको एब्जॉर्ब कर लेगा वो कलर नहीं दिखाई देगा, बाकी कलर दिखाई देगा। और अनुचुंबकीय गुण का रीज़न क्या है हमारा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और उसको निकालने के लिए यह है बोर मैग्नेटन, इसका यूनिट है, और मैग्नेटिक मूवमेंट μs से दिखाते हैं, ये है इसका। ठीक है दोस्तों, टाइम बहुत क्रूशियल है, इसलिए बातें बहुत नहीं कर सकते, बहुत आपके साथ हंसी मजाक नहीं कर सकते, कि चीज़ें समझ में आ रहे हैं वो बड़ी बात है। जो बच्चे बैठे हैं सिंसियर होके, उनके लिए ही सारी बातें हैं, उनके लिए ही कोचिंग प्रयास कर रही है। और जो बच्चे सिंसियर नहीं हैं अपने बोर्ड पे एग्ज़ाम को लेकर के, तो भाई उनके लिए कोई शर्तें, कोई नियम नहीं लगेगा। लेकिन जो बच्चे वाकई में साथ में जुड़े हैं और चाहते हैं कि चीज़ें हमको समझ में आ जाएँ, क्योंकि आगे हो सकता है उनको कंपटीशन की तैयारी करना पड़े, लेकिन बेस आपका यहीं से तैयार होगा। ये जो बोर्ड का सिलेबस है ये सफिशिएंट है, हाँ उसमें आप बहुत डीपली और अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो चीज़ें छूटी हैं उसको भी ले सकते हैं। लेकिन आपको जो प्राइमरी जो कंडीशन है किसी भी चीज़ के लिए तैयारी करने के लिए, नीट है, जेई है, लेकिन उसका जो बेस है वो आपको इसी सिलेबस से आपका तैयार होगा। और वो तो सेकेंडरी चीज़ है, अभी पहली प्रायोरिटी हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो चीज़ें समझ के पढ़ेंगे तो रिवीजन में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। अब हम बात करेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। 10th में कुछ पढ़ा हम लोगों ने तेलों के हाइड्रोजनीकरण में, कि किसी भी जो है वेजिटेटिव ऑयल की रिएक्शन अगर हम लोग किससे कराते हैं, हाइड्रोजन से। ये रिएक्शन याद होगी कुछ बच्चों को, वनस्पति तेल वहाँ लिखा था, उसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लेटिनम, तो बन जाता है वेजिटेटिव घी। घी में निकेल और प्लेटिनम नहीं रहता, खाते हैं तो कहीं मिलता नहीं है, लेकिन इसकी प्रेजेंस से क्या होता है, जो ऑयल है उसका हाइड्रोजनीकरण बहुत तेजी से होता है और घी बनने लगता है। ठीक है, इसी तरीके से एक रिएक्शन बहुत पॉपुलर है जो बच्चों को सबसे पहले पढ़ाई जाती है, N2+3H2 2NH3। हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाने में जिस चैम्बर में ये दोनों गैसें इकट्ठी होती हैं, दोनों गैसें स्टेट में हैं, उस चैम्बर में हम लोग क्या ले लेते हैं, आयरन का शेविंग। शेविंग मतलब समझ रहे हैं यूपी बोर्ड वाले, शेविंग मतलब दाढ़ी नहीं, आयरन की शेविंग मीन्स आयरन का चूर्ण। हैबर विधि से अमोनिया बनाने में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस तो रहती है, लेकिन अगर थोड़ा सा उस कंटेनर में हम क्या ले लें, आयरन की शेविंग, तो अमोनिया बनने की जो दर है वो बढ़ जाती है।
अमोनिया बनने की दर क्या होती है, वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो है बहुत सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें प्लेटिनम है, कॉपर है, आयरन है, यानी ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। क्या है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। इनकी प्रेजेंस से जो है रिएक्शन प्रोसीड कर जाती है, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस से जो हमारी रिएक्शन है वो इफेक्टिव हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक गुण, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक के एलिमेंट ज़्यादातर क्या शो करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। उसका रीज़न क्या है, उस पर ध्यान देना है। एग्जाम्पल तो बहुत हैं, दो तो तुम्हारे सामने हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, इनके फिर से वही बात आई, इनके आउटर मोस्ट टू शेल इनकम्प्लीट होते हैं और फ्री वैलेंसीज होती हैं, वेरिएबल वैलेंसी एंड फ्री वैलेंसीज होती हैं। उन्हीं फ्री वैलेंसीज पर जो रिएक्टेंट पार्ट है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है और रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है अभिक्रिया का वेग कि टकराने वाले अणुओं की संख्या कितनी है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट वो प्लेटफॉर्म पैदा करता है जिसकी फ्री वैलेंसीज पर जो रिएक्टेंट पार्ट है वो इकट्ठे होने लगते हैं और रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे हम आपको बताएं कि ये आयोडाइड आयन है और ये पर सल्फेट आयन है H2O8 और ये कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन में और 2SO4 डबल माइनस में। ये रिएक्शन है। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम आयरन की प्रेजेंट में कराएं, मैकेनिज्म, उसकी क्रियाविधि आप देखिए क्या हुआ होगा। अगर यहाँ पर आयरन एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल हो तो कैटलिस्ट करता क्या है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कैटलिस्ट की डेफिनेशन यही होती है कि कैटालिसिस जो है वो एक फिनोमेनन, एक घटना है। उसमें होता क्या है, किसी सब्सटेंस, किसी एलिमेंट या किसी डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रेजेंस से रेट ऑफ द रिएक्शन इफेक्टिव हो जाता है। इफेक्टिव हम इसलिए बोल रहे हैं कि बढ़ जाता है या घट जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन रासायनिक दृष्टि से वो सब्सटेंस खुद नहीं बदलता है, लेकिन उसकी उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक, और इस घटना को बोलते हैं उत्प्रेरण, कैटालिसिस। तो इसमें आयरन करता क्या है, आयोडीन से रिएक्ट करके पर सल्फेट आयन, क्या नाम है इसका, पर सल्फेट आयन, आयोडाइड आयन, बाकी के नाम आप जानते हैं, आयोडीन है, सल्फेट रेडिकल है, आयरन आयन है ये हमारा, फिर फेरस आयन, ये फेरिक आयन है। जहाँ वैलेंसी ज़्यादा होती है वहाँ इक बोलते हैं, फेरिक आयन, और जहाँ वैलेंसी कम होती है वहाँ अस बोलते हैं, फेरस आयन। वेरिएबल वैलेंसी, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, उसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। यहाँ पर इस रिएक्शन में आयरन क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट का, उसकी मैकेनिज्म क्या है, पहले आयरन आयोडाइड आयन से रिएक्ट करेगा, उसको आयोडीन में बदल देगा, और फिर उसके बाद फेरस आयन बनेगा। वो फेरस आयन जो दूसरा वाला रिएक्टेंट पार्ट है उससे रिएक्ट करेगा पर सल्फेट आयन से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसको जो कॉमन आयन उसको रिजेक्ट कर दें हम, तो फिर से हमको वही वाली रिएक्शन मिल जाएगी। तो कैटलिस्ट ऐसे ही होते हैं। कैटलिस्ट एक प्लेटफॉर्म पैदा करते हैं, इनके पास फ्री वैलेंसीज होती हैं। इनकी फ्री वैलेंसीज पर जो रिएक्टिंग पार्ट है उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है और रेट ऑफ द रिएक्शन क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। अगर किसी बच्चे को यहाँ से नहीं समझ में आया तो एक सिंपल में बताएं आपको हम कि ए और बी दो हमारे क्या है, रिएक्टेंट हैं। ये दोनों इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सी, ये दोनों क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट ए बी बनाते हैं। क्या हुआ होगा, कैटलिस्ट ऐसा होता है कि रिएक्टेंट में से किसी एक के साथ रिएक्ट करके वो पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, माध्यमिक यौगिक बनाता है। वो माध्यमिक यौगिक दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करके
प्रोडक्ट बना लेता है और कैटलिस्ट हमारा पहले की तरह क्या होता है, रिलीज हो जाता है। यानी ए और बी ये रिएक्शन है हमारी, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ए बी। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये रिएक्शन करा रहे हैं तो कैटलिस्ट की ये प्रॉपर्टी होती है, उसको जानबूझकर ऐसा इस्तेमाल किया जाता है कि रिएक्टेंट में से किसी एक से कैटलिस्ट रिएक्शन करके इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत बोलते हैं इसको। सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, हम रहे तो हम ही पढ़ाएंगे। इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेता है और कैटलिस्ट पहले की तरह क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो यहां तक आप लोगों ने पढ़ा। एक पॉइंट और थोड़ा सा बता दें आपको, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कॉम्प्लेक्स आयन कैसे बनाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जिन बच्चों को जो है सिंपल वे में समझना है, ऐसे समझ लें कि डी ब्लॉक ऑर्बिटल में डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट 2 शेल क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, और आउटर मोस्ट डी सब शेल में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसकी वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं अपने आउटर मोस्ट 2 शेल को कंप्लीट करने के लिए ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के साथ या आयन के साथ जुड़ करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो जितना आप लोगों ने पढ़ा इसको रिवाइज कर लीजिएगा और इसमें कोई पॉइंट हो तो उसको कमेंट में डालिएगा। हैव अ नाइस डे।